क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग पत्थर टूटता है और उसके अकॉर्डिंग ही जनरली कलर इंपार्ट होता है उस सॉइल में। मेरी बात समझ आ रही है? एक तो हमने ये देख लिया कि भैया एसिडिक है, बेसिक है, ये तो सिंपल है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस उस पत्थर को कैसे तोड़ रही हैं। मेरी बात में कि ज्यादा बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी क्या इस तरह से है, तो वो पत्थर जो है टूट करके कुछ अलग ही बन जाएगा। मेरी बात में आ गई? तो इसका मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है, वो भी डिसाइड करेंगी कि मिट्टी कैसे बनेगी। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखें, मान लेते हैं कि एक है हमारा एसिडिक रॉक, ठीक है, एसिडिक रॉक, और इसका एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट, ठीक है। और जो है यहां पर भी हम एक एसिडिक रॉक, दूसरा रॉक है, एसिडिक रॉक है, और ये इसको भी हम मान लेते हैं ग्रेनाइट, ठीक है। अब ध्यान देना क्या होगा, यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस, मान लें क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ और है, मान तो क्लाइमेटिक कंडीशन 1 है, यहां क्लाइमेटिक कंडीशन 2 है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। अब ध्यान देना क्या होगा कि एक ही पत्थर, ग्रेनाइट एसिड रॉक, ठीक है ना, ये दोनों अलग टाइप की सॉइल देंगे, so they will yield different type of soil depending on the climatic conditions। पत्थर एक थे, पेरेंट रॉक एक ही था, ग्रेनाइट, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन अलग बन गई। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इस क्लाइमेटिक कंडीशन में यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, यहाँ सूखा है। मेरी बात में आ गई? ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो हम देखेंगे ऐसे में जो है, हम देखेंगे ये होगी सॉइल फॉर एग्जाम्पल 1 और ये होगी सॉइल 2। तो इसका मतलब जो है एक ही पेरेंट रॉक अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग सॉइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? पहली कंडीशन तो बता दी थी, पेरेंट रॉक कैसा है, दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये है ग्रेनाइट पत्थर, ठीक है, और ये है मान लेते हैं बसाल्ट, ठीक है, ये है बसाल्ट। नाउ अब क्लाइमेटिक कंडीशन, एक ही क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो हम देखेंगे दोनों एक ही तरह की सॉइल दे सकते हैं। जबकि ये क्या था, एक तो डार्क कलर पत्थर था और एक लाइट कलर पत्थर था, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन एक है। समझ आ गया? और हम देखेंगे दोनों एक ही सॉइल देंगे। समझ आ रहा मेरी बात? ठीक है। तो यहां देखेंगे 3 फैक्टर काउंट होंगे, ठीक है। पहला पेरेंट रॉक क्या है वो भी फैक्टर काउंट होगा, दूसरा अलग अलग मतलब जो है सॉरी एक ही पेरेंट रॉक डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग सॉइल दे रहे हैं, तीसरी कंडीशन क्या है, अलग पेरेंट रॉक एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में एक ही तरह की सॉइल वो देंगे। समझ आ गया? तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो है कि इंडिया में अगर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जा रही है तो वो क्यों पाई जा रही है? बिल्कुल सही। क्या इंडिया में एक जैसा क्लाइमेट है? नहीं है। समझ आ गया? और सिंपल ये मत करना कि जो है सर दिस इज ट्रॉपिकल एंड दिस इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, नहीं, रीजनल वेरिएशंस है। केरला क्लाइमेट अलग होगा, तमिलनाडु का थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा, इवन हम देखेंगे तमिलनाडु के अंदर भी वेरिएशंस होगा। मेरी बात समझ आ गई? एक जैसा क्लाइमेट नहीं होता ना, ठीक है। तो हम देखेंगे क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से मिट्टी भी चेंज हो रही है। अब क्योंकि इंडिया में जो है हाँ बहुत ज्यादा जो है तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, मेरी बात समझ आ गई, इसलिए हम देखेंगे बहुत ज्यादा तरह की सॉइल पाई जाती है। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? इज इट क्लियर? समझ आया? सपना कहीं तुम सपना तो नहीं देखी ना? ठीक है, ओके। तो इसका ध्यान देना, जितना तरह का क्लाइमेटिक, अब जैसे पूछ करो उत्तराखंड है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ क्या है ठंडा रहता है, तो अब तुम देखना यहाँ की मिट्टी अलग होगी, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में वेरिएशन होगा। मेरी बात से मेरी राजस्थान की सॉइल अलग होगी, क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग आती है। समझ आ गया? अब अगर हम जो है अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिया में, तो समझ जाना क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या बन रही उस हिसाब से। इज इट क्लियर?
ठीक है, तो तुम उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर अलग अलग जगह एक जैसी मिट्टी है, ठीक है, अलग अलग जगह पे सपोज एक जैसी मिट्टी पाई जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर क्या एक जैसी फसलें बोई जा सकती है? जा सकती है, मैं नहीं बोलूँ जाएंगी, जा सकती है, हाँ, जा सकती है बिल्कुल, समझ में आ गया। लेकिन अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी तो नहीं पाई जाएंगी। तो यहां हमें जो है क्या बिठाना होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, समझ आ गया, कितना कंडीशंस है क्या है, समझ में आ गया, इस हिसाब से ये चीजें डेवलप होगी कि नहीं होगी। अब गन्ना जो हम देखेंगे नॉर्थ में पाया जाएगा, तमिलनाडु में पाया जाएगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर हो रही हैं, मिट्टी भी एक जैसी होनी चाहिए लगभग लगभग, उस हिसाब से जो है ये चीज। इंडिया में ऐसा नहीं है जैसे विदेशों की तरह एक सीक्वेंस है, मतलब जैसे कि वो पूरा मतलब लगातार जो है ये दिस इज योर ये बेल्ट कॉर्न बेल्ट है, दिस इज व्हीट बेल्ट, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में फ्रेगमेंटेशन है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग आ रही है, मिट्टी अलग अलग आ रही है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे अगर ज्वार बाजरा राजस्थान में पाया जाएगा तो ज्वार बाजरा और जगह पाया जाता है, तो वहां पर वो महाराष्ट्र में पाया जा सकता है। इज क्लियर? ठीक है, ये चीज है। तो हम आगे चले, ठीक है। ठीक है, तो सुने, तो सबसे पहले है हमारा एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल बेसिकली नदियों द्वारा जो है जो मिट्टी बह के आती है, समझ में आ गया, ठीक है, उसका डिपोजिशन को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल, और उसमें सिल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। अब इंडिया में क्योंकि जो है हजारों नदियां हैं, तो उसका मतलब नदियों, कल हमने पढ़ा था ना खादर बांगर, ये एलुवियल सॉइल, इसका मतलब जहां जहां नदियां हैं उसके अलोंग जो है एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन देखा जाता है। और हम देखेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा यही मिट्टी पाई जाती है। मेरी बात समझ गई? सुने, एक तो गैंगेटिक प्लेन्स में, गंगा के मैदानों में, ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स में, इंडस प्लेन्स में, और जहां जहां नदियां जा रही है उनके अलोंग भी ये पाई जाती है। अब तुम्हें ये पता है, कल हमने बताया था कि लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान इंडिया में ही है, समझ में आ गया, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है। तो उसका मतलब एक तो वो हो गया, और साथ में हम देखेंगे जितनी नदियां आ रही हैं उनके अलोंग भी ये पाया जाएगा। मेरी बात समझ गई? डिस्ट्रीब्यूशन 7.7 लाख किलोमीटर, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है तुम्हारा, ठीक है ना, 24% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया, समझ में आ गया। फॉर्मेशन फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम, ठीक है, एलुवियम ब्रॉट बाय रिवर्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बताया था ना, नदियां निकल रही हैं धीरे धीरे करके उसने डिपोजिशन कर किया, समझ में आ गया, ठीक है। ये न्यूअर एलुवियम इज कॉल्ड खादर, द ओल्डर एलुवियम इज कॉल्ड भांगर, इनफर्टाइल सॉइल इज कॉल्ड ऊसर, हमने देख लिया था ये, ठीक है। लाखों वर्षों में नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से निर्मित नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है, ठीक है ना। अनुर्वर मिट्टी को ऊसर कहा जाता है, ठीक है, ये चीज है। इज इट क्लियर? तो ये इंडिया में सबसे ज्यादा जो है ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखिए एक तो कहां पाया जाएगा, गैंगेटिक प्लेन्स में, गंगा के मैदान में, और रिवर वैलीज में, नदियों की घाटियों में, ठीक है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी फर्टाइल सॉइल, रिच इन पोटाश, पोटाश में रिच, व्हाट इज पोटाश, व्हाट इज पोटाश, हाँ पोटेश, सिंपल पोटेशियम तो मिलता नहीं होगा, सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम, समझ में आ गया। तो पोटाश का मतलब सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है,
और यहां पर जो मोस्ट कॉमन सॉल्ट होता है तुम्हारा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये जो है ज्यादा इसमें पाया जाता है। एंड लाइम, लाइम क्या हुआ? नींबू पानी है ठीक है, लाइम वाटर सर। हाँ बताओ भाई, सोडा, अच्छा सोडा, हाँ सोडा, अच्छा चूना, अच्छा तो चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और वो चट्टान कौन सी होगी इसकी? मोस्टली कौन सा? लाइमस्टोन। समझ आ गया? लाइमस्टोन। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या है? लाइम मतलब चूना ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। डेफिशिएंट इन ह्यूमस, ह्यूमस इसमें कम है। अब ह्यूमस क्या हुआ? व्हाट इज ह्यूमस? सपना बताइए मुझे। आर्द्र भूमि ह्यूमस? नहीं नहीं नहीं, वो ह्यूमिडिटी होती है। बोलो जीवाश्म। हाँ देखें, जैसे कि तुम्हारा कोई भी प्लांट है, ठीक है ना, प्लांट जो है जब डिके करेगा, डिके करेगा वो सड़ेगा, सड़ करके जो है बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाते हैं। समझ में आ गया? अगर मान लेते हैं कोई एनिमल है, वो क्या हो गया? डिकम्पोज हुआ, ठीक है, और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए। मेरी बात समझिए। अब वो क्या होगा? वो सिर्फ बैक्टीरियल एक्शन द्वारा वो क्या होंगे? उसका डिकम्पोजिशन होगा। तो मतलब हम देखेंगे कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज अ प्लांट और एन एनिमल, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन के बाद जब फाइनल जो डेबरी बचता है, जो उसका जो मलबा है, जो भी हम कह सकते हैं, फाइन ब्राउन या ब्लैकिश रंग का जो पाउडर होता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। समझ आ गया? अब क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, तो हम देखेंगे उसमें नाइट्रोजन कंटेंट होगा, होगा। समझ आ गया? अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फाइन पार्टिकल है, इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होंगे। मेरी बात समझ आ गई? और अगर जिस मिट्टी में ह्यूमस है, तो ऑब्वियसली बात है खाद डालने की मतलब जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन उतनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाद से जनरली क्या होता है? नाइट्रोजन ही एक्सट्रैक्ट करता है प्लांट प्रोटीन बनाने के लिए। और हम देखते हैं अगर प्लांट में पहले से ही क्या है, अगर ये नाइट्रोजनस कंटेंट है, ह्यूमस है, तो इट्स गुड फॉर द प्लांट। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या है डेफिशिएंट इन ह्यूमस। अब नाउ व्हाई दिस इज डेफिशिएंट इन ह्यूमस? क्योंकि जब वो बह करके आया है, जो मिट्टी बह करके आएगी, तो पानी ने धुल दिया उसको। तो समझ आ गया? वो धुल दिया है, तो उसका मतलब क्या होगा? इसमें ह्यूमस बहुत कम पाई जाती है। अब ध्यान देना, जहां पर भी ह्यूमस कम पाई जाएगी, तो इसका मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेंट क्या होगा? कम होगा। मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब क्या ये मिट्टी खाद या फर्टिलाइजर मांगेगी? बिल्कुल मांगेगी। समझ आ गया? ठीक है। हाँ, पोटाश और लाइम तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजनस कंटेंट नहीं है और फास्फोरस कंटेंट नहीं है। मेरी बात समझ गई? इसलिए इस मिट्टी को जो है किसकी जरूरत होती है? फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, ठीक है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ठीक है, जैसे गाय का गोबर, ये सब है इस चीज की खाद, ठीक है। ये पक्का कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, रीजनल स्टेट्स कहां पर? नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर बेसिन, ठीक है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, एंड द वैलीज ऑफ नर्मदा। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ये वैलीज बोल रहा है, ठीक है। नर्मदा वैली, तापी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और कृष्णा, यहाँ पर ये पाया जाता है। इज इट क्लियर? तो ध्यान देना, अलुवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और दूसरी बात है, इसमें पोटाश और लाइम रहता है, फर्टाइल सॉइल है, इज इट क्लियर। लेकिन इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी देखी जाती है। समझ आ गया? अच्छा, क्या मैं अगर मैं तुमसे में क्वेश्चन आए कि alluvial soil does not contain any trace of phosphorus, मेरे क्वेश्चन ढंग से सुन लो तुम,
क्या इसमें जो है फास्फोरस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता? ऑप्शन 2, क्या इसमें फास्फोरस की कमी देखी जाती है? समझा गया? अब देखो, हमेशा एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूजिंग होते हैं कि कोई नहीं, कभी भी, ऑल, नन, बट, इस तरह से समझ जाना, ठीक है? तो अगर वो बोला है कि बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, ऐसा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें कमी पाई जाती, तो होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना प्लांट्स के लिए चाहिए। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। इट डज नॉट कंटेन एनी ट्रेस ऑफ फॉस्फोरस और एनी ट्रेस ऑफ ह्यूमस, नो, दैट इज नॉट फेयर। ठीक है ना, ये चीज गलत है। पाया जाएगा लेकिन बहुत कम पाया जाएगा, ठीक है, और वो किसी काम का नहीं। तो यूपीएससी में इसी तरह की चीजें पूछी जाती है, एकदम बारीक, ठीक है। और ये जो स्टेट्स हैं आपकी, इज इट क्लियर? अत्यंत उपजाऊ मिट्टी, पोटाश और चूने से भरपूर, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी वाली क्षेत्र के ये चीज है। इतना समझ में आया? ठीक है। और पोटाश क्या होता था? सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। ये अब हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल, और ब्लैक कॉटन सॉइल बोल देते हैं और रेगूर मिट्टी भी कह देते हैं इसको। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखें, क्योंकि हमने देखा था अभी कि डेक्कन लावा रीजन में डेक्कन प्लेट्यू 3 पार्ट में डिवाइड था, डेक्कन लावा प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू एंड कर्नाटका प्लेट्यू। नाउ जो डेक्कन लावा प्लेट्यू रीजन था, वहां पर वो बना था किससे? लावा के डिपोजिशन से, और लावा वो बसाल्टिक लावा था। और बसाल्टिक लावा जो ऑब्वियसली बसाल्टिक लावा का मतलब ये है बसाल्ट ज्यादा पाया जाएगा उसमें, और बसाल्टिक लावा जब ठंडा होगा तो उस बसाल्ट पत्थर बनेगा, और बेसाल्ट पत्थर डार्क कलर्ड होता है, तो उससे जो उसके वेदरिंग से जो मिट्टी बनेगी वो ब्लैक सॉइल होगी। मेरी बात में आ गई? ठीक है ना। ये है, इट इज फॉर्म फ्रॉम डेक्कन लावा, ठीक है, नीस एंड ग्रेनाइट। इसमें नीस और ग्रेनाइट की कंसंट्रेशन भी पाई जाती है। मेरे बात में आ गई? ठीक है। अच्छा, ग्रेनाइट कैसा है? हल्के रंग का पत्थर, नीस भी हल्के रंग का। लेकिन हम देखेंगे डेक्कन लावा, और लावा यहां पर कैसा है? डेक्कन लावा ये आपका बसाल्टिक है, समझा कि इसमें बसाल्ट ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लैक इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। मेरी बात में आ गई? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी पत्थर डार्क कलर का है, ठीक है, जो भी पत्थर डार्क कलर का है, ठीक है, उसमें मेटेलिक मिनरल्स ज्यादा पाए जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? और जो भी पत्थर हल्के रंग का है उसमें मेटेलिक मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम होगी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। तो डार्क कलर्ड जो पत्थर होगा उसमें क्या होगा? मेटेलिक मिनरल्स ज्यादा होंगे। समझ में आ गया? और उसमें हम देखेंगे बेसिक ऑक्साइड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है। समझ में आ रही बात? ये तुम्हें केमिस्ट्री याद आ रही होगी, ठीक है, भूला बिसरा चीज जो है। देखें, बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स होते हैं रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। समझ में आ गया? ठीक है। तो हम देखेंगे जो बेसिक मिनरल्स होंगे वो मेटेलिक मिनरल्स होंगे। समझ में आ गया? और बेसिक, उससे बेसिक पत्थर बनेगा तो उसमें मेटल्स ज्यादा पाए जाएंगे। मेरी बात समझ में? ठीक है ना। तो ये चीज है। तो इट इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब ध्यान देना, वही चीज ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ह्यूमस। समझ में आ गया? ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्गेनिक मैटर, इज इट क्लियर? का मतलब इसको भी खाद की जरूरत है। मेरी बात समझ? इंडिया में जो मिट्टी है वो कोई भी मिट्टी हो उसमें क्या होता है? उसको खाद की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। समझ में आ गया? तो ब्लैक, ठीक है, बट इट इज रिच इन पोटास, लाइम, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना। अब क्योंकि ये मेटेलिक मिनरल है तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम होगा। समझ में आ गया?
इसमें क्या होगा, पोटैश होगा, लाइम होगा। कितना समझ आ गया? ठीक है, ये चीज है। और डेफिशिएंट क्या होगा, जो नाइट्रोजनस कंटेंट है, फास्फोरस कंटेंट, वो चीजें इसमें कम पाई जाएगी। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुम लोगों को? ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 16% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया में 16% पाया जाएगा। कहां कहां पाया जाता है? इट कवर्स द प्लाटी, ध्यान देना, प्लाटीज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, समझ आ गया? बताया था ना ये सब ब्लैक सॉइल। नॉर्दर्न कर्नाटका, नॉर्दर्न कर्नाटका कौन सा वाला? वो हिस्सा जो तुम्हारा डेक्कन लावा से रीजन से कनेक्ट हो रहा है, तो वहां पर भी वही चलेगा। पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में बूंदी और टोंक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा, बाकी जगह नहीं पाया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल एंड साउथ तमिलनाडु, मेरी बात समझ गई? यहां पर ये जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा में आपका कॉटन कल्टीवेशन ज्यादा पाई जाती है। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना, ये है। तो इस सॉइल को हम सेल्फ प्लोड सॉइल भी बोल देते हैं। सेल्फ प्लोड सॉइल, समझ आ गया? इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ प्लोड सॉइल। ठीक है, ये मिट्टी अपने आप नहीं बोलते, खेत जोतते हैं जैसे हम, ठीक है, तो ये अपने आप को जोत लेती है। ठीक है, दिस इज सेल्फ प्लोड सॉइल। ठीक है, लीजिए। नेक्स्ट इज योर रेड सॉइल। ठीक है, अब रेड सॉइल भी ध्यान देना 16% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया में है। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब यहां देखें, द सॉइल डेवलप्ड ऑन ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक। ठीक है, अब यहां देखो, अंडर मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल। अब ये आ गई क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है कि अगर जो है मॉडरेट बारिश है उससे, और या फिर बहुत ज्यादा बारिश है, तो ये मिट्टी बनेगी। मेरी बात समझ में आ गई? और जो क्रिस्टलाइन रॉक है, जनरली क्रिस्टलाइन रॉक्स तुम्हारे इग्नियस रॉक्स होते हैं, समझ में आ गया? सेडिमेंट्री रॉक्स दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, ये उसका मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन रॉक है, बहुत पुराना है, और जहां पर ठीक ठाक बारिश से लेकर के बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रही है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग रेड सॉइल डेवलप होगी, और इसमें जो है आयरन की कंसेंट्रेशन ज्यादा देखी जाती है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये इट इज इन डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड एंड येलो, समझ आ गया? रेड और येलो। अब जानना, डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन, ठीक है ना, तो वो अलग अलग ह्यू देगी, मतलब अलग अलग रंग वो दिखाई देता है उसमें। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना, ये है। तो दिस इज रेड सॉइल। ठीक है, सबसे पहली बात, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक पे, ठीक है, मॉडरेट से हैवी रेनफॉल होना चाहिए, समझ आ गया? और ये अलग अलग रंग की भी होती है, जैसे रेड एंड येलो होता है। पक्का? यह मिट्टी पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों पर मध्यम से भारी वर्षा के अंतर्गत विकसित हुई है। यह लाल और पीले रंग के विभिन्न शेड्स में पाई जाती है। ठीक है, देखो, रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ठीक है ना। डेफिशिएंट इन, ध्यान देना, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है इसमें? कम है। ठीक है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड लाइम कंटेंट, इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें ये सब कम होगा। हाँ, पोटाश और एल्यूमिना ठीक ठाक पाया जाएगा, मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं पाया जाएगा, सेटिस्फैक्टरी है। बट ध्यान देना, इसका मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर ये कम पाया जा रहा है, तो उसका मतलब इसको भी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये इट इज एसिडिक लाइक लेटराइट बट लेस लीच्ड देन लेटराइट। अब यहां पर हम देखेंगे, ठीक है, लीचिंग प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, अच्छा, एसिडिक सॉइल क्या होगी? व्हाट इज एसिडिक सॉइल? जिसका पीएच जो है तुम्हारा 7 से कम होता है, समझ आ गया? ठीक है,
इसका पीएच वैल्यू क्या होता है 7 से कम होता है। और जनरली ये तुम्हारा जो है 5-6 से लेकर के 6.5 तक इस तरह से ऐसा देखा जाता है। तो ये हो गई एसिडिक सॉइल। मेरी बात समझ गई? ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, प्लांट्स के लिए एसिडिक सॉइल बेनिफिशियल नहीं होती, उनके लिए बेसिक सॉइल बेनिफिशियल होगी। क्यों होगी बताओ? मैंने ये पूछा कि प्लांट्स के लिए मतलब कंपैरिजन अगर हम करें तो एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल में ज्यादा अच्छी सॉइल कौन सी होगी? बेसिक होगी। क्यों होगी? बोलो क्या? तो ये कोई आंसर नहीं हुआ ना। न्यूट्रिएंट्स ही मिलेगा कुछ, कोई शाही पनीर और बटर नान तो मिलेगा नहीं उसमें। हाँ बोलो। देखो, मैंने तुम्हें अभी एक चीज बताई कि बेसिक रॉक में मेटल ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा, अगर मेटेलिक कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो हम देखेंगे प्लांट्स को क्या चाहिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, मेरी बात समझ गई, आयरन, जितने भी हैं मतलब तुम्हारे जो प्लांट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, ये सब के सब मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि प्लांट्स फ्लरिश्ड तभी हो पाएगा जब उसमें मेटल ज्यादा होंगे। मेरी बात समझ गई? अब जैसे मैग्नीशियम है, मेटल है वो, तो विदाउट मैग्नीशियम क्लोरोफिल कैसे बनेगा? इसका मतलब जिस मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी होगी तो वहां तो क्लोरोफिल बन ही नहीं पाएगा ढंग से। मेरी बात समझ गई? और क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। समझ आ गया? उसी प्रकार से क्या होता है तुम्हारा कैल्शियम भी होता है। मेरी बात समझ गई? ठीक है। तो ये कैल्शियम क्या है फिर? एक मेटल। समझ आ गया? तो हम देखते हैं कि मेटेलिक मिनरल्स होने चाहिए, पक्का बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स को जो मेटेलिक चीजें चाहिए, मिनरल्स चाहिए अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए, वो मतलब ज्यादा किससे मिलता है? हाँ, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स तुम्हारे एसिडिक में भी उग जाते हैं, बट हम देखेंगे बेनिफिशियल जो ज्यादा अच्छी है। इज इट क्लियर? ठीक है ना? ये है। हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है। ठीक है ना? लेकिन हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो है प्लांट्स जो है वो बेसिक सॉइल मांगते हैं। समझ आ गया? तभी तुमने देखा होगा कि जिनके खेत में ना, जिनके वो क्या होता है ना, पीएच इंडिकेटर होते हैं। तो अब जैसे कि वो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अब मैं किसान हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मैं एफर्ट तो लगा रहा हूँ लेकिन ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, तो मैं क्या करूं, मैं जो है एक मिट्टी का सैंपल वहां दे के जाऊं। अब वो जो है पीएच टेस्टिंग करेंगे, अब क्या है एसिडिक है, तो वो बोलेंगे आपका खेत हाईली एसिडिक हो गया। और हाईली एसिडिक पता है क्यों होता है? जब तुमने ज्यादा पानी छोड़ दिया है, ज्यादा जो है इरिगेशन करने से जो है एसिडिक हो जाता है। मेरी बात समझ गई? मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। तभी हम बोलते हैं कि ज्यादा इरिगेशन नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पानी अगर इकट्ठा होगा, चावल की बात अलग है, उसको इनिशियल स्टेज में पानी चाहिए, बट हम देखेंगे बाकी स्टेज में नहीं चाहिए उसको पानी। तो जैसे अगर पानी इकट्ठा हो रहा है, वाटर लॉगिंग शुरू हो जाती है, तो ऐसे में जो है सॉइल एसिडिक हो जाती है। अब क्या होगा उसमें कि उसका एसिडिक कंसेंट्रेशन बढ़ता रहेगा, और हम देखेंगे प्लांट्स की जो यील्ड है, दैट इज यील्ड पर हेक्टेयर, जो तुम्हारा अनाज हो रहा है उतना नहीं हो पाएगा। तो अब उन्होंने बोला अरे ये तो जो एसिडिक हो गया, अब क्या करना है, उसको बैलेंस करने के लिए चूना डाला जाता है उसमें। क्यों? कैल्शियम बेसिक, ठीक है ना? तो चूना जो डाला जाता है, अब इज इट क्लियर? अब कितना चूना डाला जाएगा डिपेंडिंग ऑन द एसिडिक कंटेंट। मेरी बात समझ गई? अगर थोड़ा बहुत एसिडिक हो रखी है तो तुम थोड़ा चूना डालोगे, ज्यादा हो रखी है तो ज्यादा चूना। तभी हम बोल रहे हैं अगर लाइम है, अगर लाइम होता है तो ऑब्वियसली बात है वो अगर क्या होगा, वो उसको बैलेंस कर देगा। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना? तो मतलब जो चूना जो होता है अगर वो है तुम्हारी मिट्टी में, तो वो अगर वो एसिडिक हो भी रही है उसको वो बैलेंस कर देगा। हाँ, उसमें जो जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, जो प्लांट को चाहिए होते हैं, वो क्या होता है, वॉश आउट हो गए होते हैं, मतलब सब खत्म हो गए होते हैं मोस्टली। वो ठीक हो सकते हैं लेकिन आपको एफर्ट डालना पड़ेगा उसमें। मेरी बात समझ गई? उसको आपने चूना और ये तमाम चीजें और ये सब करना होगा, बट वो फिर बहुत एक्सपेंसिव मैटर हो जाएगा। अब किसान के पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि वो बारन लैंड को वो फिर से वो करे। हाँ, गवर्नमेंट की सहायता से किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली बात है वो फिर एक थोड़ा सा महंगा सौदा हो जाएगा।
पर इंडियन एग्रीकल्चर जो बेसिकली आपका सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, किसान अपनी जो है गुजर बसर के लिए करता है। मेरी बात सुना, तुम लोगों के भेजे बात घुस रही कि नहीं घुस रही? इज इट क्लियर? ठीक है, अब यही बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, पहले बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? ठीक है किसान भाइयों, समझ आ गया तुम लोगों को? ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, ना अब इसमें एक चीज हम देखते हैं। ठीक है, देखें, अब सपोज करो कि ये है, हाँ मैं बता रहा। ठीक है, देखें, मान लेते हैं कि ये है आपकी सॉइल। ठीक है, सो दिस इज योर सॉइल। ठीक है, ये सॉइल है आपकी। अब यहां देखिए, अब क्या होता है कि अगर जो है ज्यादा बारिश हो गई, हाई प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है, तो सॉइल में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, समझ आ गया, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन के कारण जो है वो तुम्हारे क्या चले जाएंगे, जमीन के नीचे चले जाएंगे। मेरी बात में समझ आ गई? बहुत ज्यादा बारिश हुई, हैवी प्रेसिपिटेशन हो गया, या मान लेते हैं आपने फ्लडिंग कर दी, पक्का, जैसे कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता था। अब वो जनरली वो सही नहीं है कि जैसे जो है वो क्या कहते हैं ट्यूबवेल से पानी छोड़ा और वो खेत में जो जा रहा है बिल्कुल जो है, और वो क्या हो रहा है, पानी बिल्कुल लबालब भर रहा है, प्लांट्स बिल्कुल नहा भी जाएगा उसमें जो है मस्त एकदम। इज इट क्लियर? बट वो अब सही नहीं है। मेरी बात समझ गई? अब क्या हुआ, ज्यादा जो है क्या हो गया कि हैवी प्रेसिपिटेशन, सो हम बोलेंगे हैवी प्रेसिपिटेशन से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, और यहां पर न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, मेटालिक मिनरल्स।